हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, कल के पार्ट में मैं इस टाइटल का मीनिंग समझाना भूल चुकी थी। वैसे तो इसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग होता है तुम्हारे साथ कुछ, लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एक इमोशंस से भरा हुआ है। लाइक जैसे हम किसी से बोल सकते हैं कि समथिंग विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ कुछ तो है, एक ऐसा रिश्ता जो कि जिसे हम कम्प्लीटली भूल चुके हैं। ये कहो कि जो हमें पता ही नहीं है कि कोई रिश्ता बीच में है भी, या हो सकता है कोई बहुत पहले से जुड़ा हुआ हो। लाइक एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो टाइप वैसा ही कोई, जैसे मतलब खुद के अंदर से एक फील आ रहा हो कि कुछ ना कुछ तो इस इंसान के साथ है। तो यहाँ पे सेम इसी को लेके मैंने यहाँ पे अपने स्टोरी को टाइटल दिया है समथिंग विथ यू। इसके अलावा कल किसी का कमेंट आया था कि अगर आपने यहाँ पे विंग को एल्डर दिखाया ही है, यानी कि लानवांग जी से बड़ा दिखाया ही है, तो उसे 6 साल बड़ा क्यों नहीं कर दिया, जो कि एग्जैक्टली ओरिजिनली वो लोग हैं। यानी कि यीजान जो हम लोगों ने सिप बना रखी है, उनके बीच में ऑलमोस्ट 6 ईयर का गैप है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये 4 साल का गैप दिया है, और आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि वो 4 साल का गैप क्यों है। वैसे यहाँ पे 4 साल रखने का, 5 साल रखने का, 6 साल रखने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ 4 साल ही आ रहा था, क्योंकि देखा जाए तो आगे पीछे मुझे जितना बैठा रही थी मैं उसको, उतना ही वो सही लग रहा था। लेकिन फिर भी अगर बाकी लोग भी चाहते हैं कि मैं उसको 6 साल कर दूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए समथिंग विथ यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लानवांग जी की एक मीटिंग हुई थी जो कि दाफान वैली में हुई थी, और वो मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही थी। हाँ, विंग के लिए, लेकिन लानवांग जी के लिए ये मीटिंग एकदम अनॉयड, मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देने वाला। और सामने जो इंसान था ना, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। लेकिन हाँ, इस वक्त उसको एक घर की ज़रूरत थी और वो उसे ऑफ़र कर रहा था, तो ऑफकोर्स सी बात थी, उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसी के साथ लगभग 1.5 घंटे के बाद वो लोग नीचे पहुंच चुके थे, और वहाँ से विंग अपनी गाड़ी में लानवांग जी को लेके, और वहाँ लानवांग जी ने जो सामान किसी जगह पे अपना रखा हुआ था उसको भी उठा लिया था। और फाइनली 1 घंटे के बाद वो लोग विंग के घर पहुंच चुके थे। विंग जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचता है तो वो समझ चुका था कि उसके घर के अंदर कोई ना कोई तो है। वैसे तो उसको पता था कि उसके घर का पासवर्ड या फिर मैडम यू को पसंद पता है, या फिर जैन चेंग को पता है। इवन जैन यांगली और जैन फेंगम्यान, इनमें से किसी को भी नहीं पता है। यानी कि सिंपल सा मीनिंग था, इस घर के अंदर उन दोनों में से कोई एक है, या फिर हो सकता है पूरी फैमिली भी हो, क्योंकि विंग के लिए एक नॉर्मल सी बात थी कि कभी भी उसके घर में इन चारों में से कोई भी टपक आ जाता था। यहाँ पे जैसे ही विंग एंटर करता है तो वहाँ पे घर में एंटर करते ही डायरेक्टली विंग को एक बहुत ही खुशबूदार खाने की मतलब महक आ रही थी, जिससे वो समझ चुका था कि घर में मैडम यू आई है, क्योंकि यही वो इंसान थी जो विंग के लिए खाना बनाया करती थी। अगर जैन चेंग आया होता तो यहाँ पे तबाही मची होती। लेकिन हाँ, आज उसका ये सोचना भी गलत था, क्योंकि उसे अगले ही पल काउच पे बैठा हुआ जैन चेंग भी दिख गया था। जैन चेंग जैसे ही महसूस करता है कि विंग घर के अंदर एंटर कर चुका है, तो वो उसको वेलकम करने के लिए उठा ही था और विंग की तरफ टर्न हुआ ही था। लेकिन विंग की तरफ देखते हुए उसने नोटिस किया कि विंग के पीछे कोई और भी चल के आ रहा है। और फाइनली जब विंग उसके आगे से हटा तो वो अपने सामने एक 18-19 साल के लड़की को देखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो चुका था, या ये कहो कि सरप्राइज हो चुका था। ये कैसे इमोशंस थे ये किसी को भी समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, विंग कहीं ना कहीं शायद समझ चुका था। उसने एक स्माइल के साथ जैन चेंग को कोई भी वियर्ड रिएक्शन देने के लिए मना कर दिया था। जैन चेंग तो फिर भी जैन चेंग है, वो कहाँ रुकेगा। उसने विंग से डायरेक्टली क्वेश्चन किया कि ये तुम किसे उठा के ले आए हो। तभी विंग आंसर करते हुए बोलता है, इसका नाम लानवांग जी है, ये न्यूजीलैंड से आया है और यहाँ पे अपने घर को भूल चुका है। जैसे कि विंग ने डायरेक्टली बोला कि वो अपने घर को भूल चुका है, जैसा ही लानवांग जी ने विंग को बताया था कि वो अपने घर को भूल चुका है, और विंग का रिएक्शन जो उस टाइम पे था, सेम वही रिएक्शन इस वक्त जैन चेंग का भी था। जैन चेंग भी हंसते हंसते हालत ख़राब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट काउच पे बैठा ही रह चुका था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा एक 19-20 साल का लड़का कैसे अपने घर को भूल सकता है। लेकिन हाँ, अभी तक उसको पूरी स्टोरी बता नहीं थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। उसके बाद विंग ने जितना जैन चेंग को जानना था उतनी स्टोरी उसे बताई, और अगले ही पल
जैन चंग समझ भी चुका था कि हाँ, इस चीज़ में पॉसिबिलिटी है कि ये अपने घर को भूल चुका होगा, लेकिन फिर भी तुम इसे यहाँ पे क्यों लाए हो? तो विंग जैन चिंग के क्वेश्चन का आंसर करते हुए बोलता है, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और इसने आज मुझे मरते मरते बचाया है। मुझे इसका एहसान उतारना था, तो तब तक जब तक इसे कोई नया घर नहीं मिल जाता या अपना कोई बंदोबस्त नहीं कर लेता, मैंने इसको ऑफर किया है कि ये मेरे घर में रह सकता है। लेकिन शायद लान वांगजी ने चारों तरफ जो ऑब्जर्व किया था ना, वो देखने के बाद लान वांगजी को लगा नहीं था कि वो 4 दिन से ज़्यादा इधर रह सकता है, क्योंकि विंग का घर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गंदा था। हालांकि जैन चेंग और मैडम यू जब घर में एंटर किए थे तो उन्होंने लिविंग रूम थोड़ा बहुत साफ कर दिया था और किचन भी साफ कर दिया था, लेकिन बाकी साफ करने की हिम्मत उन्हें भी नहीं थी। लान वांग जी के इस वियर्ड रिएक्शन को देखने के बाद कहीं ना कहीं विंग समझ चुका था कि लान वांग जी क्या सोच रहा होगा, तो तभी विंग उसको बिना उससे क्वेश्चन किए ही या उसके क्वेश्चन का वेट किए ही उसको आंसर करता है। एक्चुअल में मैं भी घर में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इवन बहुत बार तो ऐसा होता है कि मैं हफ्ते हफ्ते भर तक घर नहीं आ पाता हूँ, इसलिए इस चारों तरफ इतनी धूल जमा हुई है। और वैसे भी मुझे इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, मुझे किचन से मतलब रहता है, इसलिए मैं किचन को साफ रखता हूँ और थोड़ा बहुत अपने बेडरूम को साफ रखता हूँ। लेकिन जैसे उसने बोला था कि थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर एक इमेजिनेशन स्टार्ट हो चुकी थी कि उसका बेडरूम इस वक्त किस हालत में होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, चारों तरफ या फिर कपड़े फैले होंगे, पेपर्स फैले होंगे, या फिर उसका सामान जो पेंटिंग वाला वो अपने घर पे लेके आता है वो फैला होगा। उसका सामान हमेशा से ही वैसे ही रहता है, लेकिन लान वांग जी को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से ही साफ सफाई में रहता था, हमेशा से ही वो एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता था, अपने स्ट्रिक्ट शेड्यूल को भी फॉलो किया करता था। लेकिन हाँ, बस उसको पसंद नहीं आता था कि कोई उसके ऊपर रोक टोक लगाए, उससे हर कहीं जाने से मना कर दे। अगर उसकी कोई इच्छा है इन फ्यूचर कुछ अलग चीज़ करने की, तो वहाँ पे भी उसको रोका जा रहा था। इसलिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला लिया था और यहाँ पे आके अपने उस घर में रहने का फैसला किया था। लेकिन उस घर को तो वो भूल चुका था। इन सभी की बातें सुनते हुए मैडम यू समझ चुकी थी कि घर विंग आ चुका है और उन्हें भी अपने बेटे से मिलना था। तो वो भी अपना खाना बना के पूरी तरीके से तैयार करके उसे किचन में ही रख के बाहर आ चुकी थी और अपने एप्रिन को साइड में रखते हुए वो विंग की तरफ बढ़ती है। विंग को जैसे ही वो गले से लगाती है तो वो देखती हैं कि विंग के साथ एक और महाशय खड़े हैं, और वो कोई और नहीं, लान वांग जी थे। मैडम यू ने विंग को थोड़ा सा टीस करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम आज अपने बॉयफ्रेंड को लेके आने वाले हो। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड भी है। एनीवेज, नाइस टू मीट यू मिस्टर। लान वांग जी ने बो डाउन करते हुए अपना नाम बताया कि वो लान वांग जी है। तो तभी मैडम यू उसकी तरफ बढ़ती है, उसके चीक्स पे थोड़ा सा पिंच करते हुए बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। खैर, मुझे क्या तुम बताओगे कि तुम्हें विंग कैसे पसंद आ गया? लान वांग जी कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए मैडम यू को बताता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और सेकंड उसे मैं पसंद नहीं हूँ, और थर्ड वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है। यहाँ पे कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप हो जाए, क्योंकि उसने मुझे अपनी एज बताई है और मुझसे कम से कम 4 साल छोटा है, और मुझे मेरे से 4 साल छोटे लड़के से तो कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ऐसा कहते हुए उसने यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर किया। लेकिन मैडम यू फिर से कंफ्यूज हो चुकी थी, जैसे कि जैन चेंग हुआ था, और फिर से विंग ने मैडम यू को भी समझाया कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। इसी के साथ मैडम यू, जैन चेंग और लान वांग जी, साथ ही साथ विंग, सभी लोग डाइनिंग एरिया में जा चुके थे और अपना खाना भी स्टार्ट कर चुके थे। सच में जो विंग ने लान वांग जी को दाहान वैली में बोला था ना कि एक बार अगर वो मैडम यू के हाथ का खाना खा लेना तो शायद उसके बाद वो दुनिया के किसी भी शेफ के हाथ का खाना खाने को मना कर सकता है, और ये बात एकदम सच थी। लान वांग जी को भी शायद ही ऐसा पहली बार हुआ था कि जब वो इतना स्पाइसी खाना खा रहा था, उसके बावजूद भी वो उसको इतना टेस्टी लग रहा था। इस वक्त विंग के घर में कुछ भी नॉनवेज नहीं बना था, इसलिए उसने सारा का सारा खाना टेस्ट किया था और साथ ही साथ अपनी पूरी भूख भी मिटाई थी, क्योंकि सुबह जल्दीबाजी में लान वांग जी वहाँ से निकल चुका था, और वहाँ जाने के बाद भी विंग ने जो उसे ऑफ़र किया था वो था नॉनवेज और कुछ ड्रिंक्स उसको दी थी। इसके अलावा लान वांग जी ने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अभी उसने पेट भर के खाना खाया था। सभी लोगों ने खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। अब लेकिन टाइम आ चुका था मैडम यू और जैन चेंग के जाने का। मैडम यू अपना काम कर रही थी किचन में, जो थोड़ा बहुत रह चुका था उसको कर रही थी, और साथ ही साथ इधर जैन चेंग, विंग और लान वांग जी ये सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे।
विंग जैन चेंग से उसके बॉयफ्रेंड की हाल चाल पूछता है और जैन चेंग अननॉय होते हुए उसे बताता है कि उसको तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो एक बार चाइना आ सके। मुझे तो नहीं पता कि वो कब आएगा और कब मिलेगा। मुझे नहीं पता कि वो इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे निभा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। ना ही मैं उसकी जगह किसी को दे पा रहा हूँ और ना ही उसको इतनी इजीली हैंडल कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी तो मुझे मन करता है कि मैं ब्रेकअप कर लूँ, लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस होता है कि मैं उसकी जगह भी किसी को नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए चैन चैंग ऑलमोस्ट रोने की कगार पर आ चुका था, क्योंकि ये बात सच थी कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को लगभग 2 साल से नहीं देखा था। उसका बॉयफ्रेंड लगभग 2 साल पहले चाइना आया था और उसके बाद अगर जैन चैंग उससे मिलने भी गया था तो भी उससे उसको मिलने का टाइम नहीं मिल पाया था, या फिर ये कहो कि उतना टाइम नहीं मिल पाया था जितना कि वो चाहता था कि कम से कम 1-2 घंटे ही सही वो आराम से एक दूसरे के साथ तो स्पेंड करे। लेकिन यहाँ पे तो उसे 5 से 10 मिनट भी उसके साथ स्पेंड करने को नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। जैन चेंग का बॉयफ्रेंड जो कि उससे 2 साल बड़ा है और वो स्कूल टाइम पे मिले थे, यानी कि तब जैन चेंग खुद 7 साल का था और उसका बॉयफ्रेंड 9 साल का था। हालांकि उस टाइम पे इनकी कोई भी मतलब ऐसी वाली चीज़ें नहीं थी कि एक बॉयफ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच के रिश्ते में कुछ अलग मोड़ ले लिए और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को इस कंट्री को छोड़ के जाना पड़ा अपने आगे की पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से करने के लिए। लेकिन जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आए थे बहुत टाइम के बाद, लगभग जब ये लोग 15-16 साल के हो चुके थे, तो तब जाके इन्हें कहीं महसूस हुआ था कि ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं हैं। इवन इन दोनों लोगों ने अपना प्रपोजल भी एक दूसरे को, या ये कहो कि प्रपोज भी एक दूसरे को इंटरनेट के थ्रू दिया था, ऑनलाइन दिया था, ये कहो कि कॉल पे दिया था, और एक दूसरे ने एक्सेप्ट भी बिल्कुल वैसे ही किया था। हालांकि तब से अभी तक ये लोग हर साल मिलते आ रहे थे, मतलब बचपन से ही अभी तक हर साल मिलते आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से वो अपने काम में इतना मसरूफ़ हो चुका था कि उसे चाइना आने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, फिर भी इन दोनों का रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा है फिलहाल तक तो, लेकिन आगे क्या चलेगा वो मुझे नहीं पता। लान वांग जी चीज़ें नोटिस कर सकता था कि जैन चेंग एक अजीब तरीके से जोन में जा चुका है। कहीं ना कहीं उससे कमी महसूस हो रही है अपने बॉयफ्रेंड की। भले ही अभी तक उसकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अपने ऐसे इंसान से दूर रहना जिससे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इस वक्त वो भी अपने अंकल और ब्रदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उनके बीच में भी बहुत बड़ी दूरी थी जो कि कम तो की जा सकती थी, लेकिन वो करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर एक बार वो यहाँ से पलट के वापस न्यूजीलैंड चला जाता है अपने ब्रदर के पास, अपने अंकल के पास, तो ऑफकोर्स सी बात थी वो वहाँ से वापस यहाँ नहीं आ पाएगा। यहाँ तो क्या, वो कहीं भी नहीं जा पाएगा। कभी भी किसी भी जगह पे जाके वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाएगा। वो अपने आप को बस वहीं पे रखने की सोचेगा, क्योंकि उस वक्त शायद वो अपने ब्रदर के बारे में सोच रहा होगा या फिर अपने अंकल के बारे में सोच रहा होगा। शायद उस वक्त वो अपने बारे में नहीं सोच पाएगा। इसलिए उसने पूरा मन बना लिया था कि भले ही वो उनको याद कर करके रो सकता है, लेकिन उनके पास वापस नहीं जाएगा। फाइनली अब टाइम हो चुका था जैन चेंग और मैडम यू के यहाँ से जाने का। उन दोनों को ही गुड नाइट विश किया और वो यहाँ से जा चुके थे। अब बारी थी लान वांग जी के लिए रूम प्रिपेयर करने की। वैसे तो विंग के घर में बहुत सारे रूम्स थे, लेकिन हर कोई खाली पड़ा हुआ था। कहीं पे बेड नहीं था तो कहीं पे सुविधाएं नहीं थी। लेकिन हाँ, गेस्ट रूम चूँकि वो हमेशा से ही तैयार रखता था, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी कि लान वांग जी वहाँ पे रह सकता है। लेकिन फिर भी उसकी स्थिति सुधारनी तो होगी अगर लान वांग जी को वहाँ पे रहना है तो। इसलिए विंग और लान वांग जी दोनों ही गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे जाके सबसे पहला काम वहाँ के कर्टन्स चेंज करना, वहाँ के बेड सीट चेंज करना और साथ ही साथ उस कमरे को साफ करना, क्योंकि लान वांग जी से तो गंदगी में रहना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। रात के लगभग 11 बज चुके थे तब जाके विंग और लान वांग जी का थोड़ा बहुत काम हो पाया था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था और लान वांग जी और विंग पहले ही बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसलिए आज के लिए लान वांग जी ने सोच लिया था कि चलो ठीक है, आज के लिए वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन कल सुबह होते ही सबसे पहले वो इस कमरे को ही पूरी तरीके से साफ करेगा और साथ ही साथ जो कर्टन्स अभी हमने निकाले हैं, बेडशीट उठाई है, उसको भी मैं धो दूंगा। इसी के साथ विंग और लान वांग जी एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और विंग लान वांग जी को उसके कमरे में छोड़ के अपने कमरे में जा चुका था। और अपने कमरे में जाने के बाद तो उसको ऐसा लग रहा था कि अभी तक वो स्वर्ग में था और अब नर्क में आ गया है, क्योंकि उसके पास तो वहाँ पे उसके कमरे में रखने के लिए, कदम रखने के लिए भी जगह नहीं थी। जहाँ पे देखो सामान बिखरा हुआ था
और उससे लात से इधर उधर फेंकते हुए फाइनली वो अपने बेड तक पहुंच चुका था और कूदते हुए अपने बेड में गया और आराम से सो गया, क्योंकि यही बिखरा हुआ सामान तो उसका नाइट में उसका साथ देने वाला पार्टनर था। अब कौन सी बात थी, वो उसको कैसे समेट सकता है। आखिरकार नाइट में कोई तो होना चाहिए जो उसका साथ दे। कभी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जब वो नाइट में उठे और उसके पैरों के नीचे आए और उसको लेके वो ज़मीन पे गिरे। खैर ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और लालवंग जी दोनों ही जल्दी उठ चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को ये पता था कि उसके घर में गेस्ट है और उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। और दूसरी तरफ था लालवंग जी, जो कि पहले से ही 5 बजे उठ जाता है। किसी भी हालत में उसको कभी भी 5 बजे से ज़्यादा नींद ही नहीं आई है, और इसलिए आज वो 5 बजे भी उठ चुका था। दोनों ही जल्दी उठ चुके थे। लालवंग जी जो कि अपने वर्कआउट में लगा हुआ था, वहीं विंग था जो कि उठने के बाद उसने मॉर्निंग रूटीन्स तक नहीं किए थे और डायरेक्टली किचन में घुस चुका था। लगभग 7 बजे तक विंग ने किचन का पूरा काम कर लिया था, और उसके बाद वो अपने रूम में जाके अपने मॉर्निंग रूटीन्स को करके और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने रूम को संवारते हुए वो 8 बजे तक वापस आ चुका था। 8 बजे उन दोनों ने ही बैठ के ब्रेकफास्ट किया और साथ ही साथ अब डिस्कस करने लगे कि अब उन्हें क्या करना है। अब उन्हें क्या करना है का मतलब है कि अब लालवांग जी का आगे का क्या प्लान है। इसी के साथ विंग ने लालवांग जी से क्वेश्चन किया कि क्या तुमने डिसाइड किया है तुम्हें कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो तभी लालवांग जी ने अपने सर को हिलाते हुए से बताया कि उसने वहाँ से आने से पहले ही यहाँ के कुछ फेमस कॉलेजेस के बारे में पता किया है, लेकिन हाँ उसने उन्हें देखा नहीं है। इस बात पे विंग अपने हाथ को उठाते हुए उसको बताता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सारी जगह दिखा सकता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम उस कॉलेज में जा सकते हो जिस कॉलेज से मैंने पास आउट किया है। तभी जाके लालवांग जी उसको मतलब क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखता है कि तुमने कौन से कॉलेज से पास आउट किया है। क्या मुझे सपना होगा कि तुमने इस कॉलेज से पास आउट किया है। इस बात को समझते हुए विंग भी एक नर्वस सी स्माइल हंसते हुए से बताता है कि उसने कौन से कॉलेज से पास आउट किया है। तो तभी जाके लालवांग जी को पता चलता है कि इसने भी सेम इसी कॉलेज को ही सोच किया था। उसकी लिस्ट में ये सबसे फर्स्ट पे था, और इसी बात पे विंग को बताता भी है कि इसने भी इस कॉलेज के बारे में सुना है, और साथ ही साथ उसने उस कॉलेज को टॉप में ही रखा था। इस बात पे विंग उसको हाई फाई देते हुए बोलता है ठीक है हम यहीं जा रहे हैं, और वैसे भी ये मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है। अगर तुम कभी बाय एनी चांस पैदल जाने का सोचते हो तो भी तुम आधे घंटे में कॉलेज पहुंच सकते हो, लेकिन हाँ मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम मेरी बाइक यूज़ कर सकते हो। वैसे तुम्हें बाइक चलानी आती तो है ना। लालवांग जी अपने आंखों को रोल करते हुए उसे बताता है कि मैं एक बाइक राइडर हूँ, और वैसे भी मैंने अभी तक बहुत सारे रेसेस जीते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बाइक चलाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बाइक चलाने से ज़्यादा पैदल चलना प्रेफर करता हूँ। तो इस बात पे विंग उसको रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, तुम कार ले लेना। लालवांग जी ने फिर से अपनी आंखों को रोल करते हुए विंग को देखा, और उसके बाद बोला मैं इतना अफोर्ड नहीं करता हूँ, और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ यही बहुत बड़ी बात है, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ पे रहने दिया। मेरे लिए इतना काफ़ी है और बाकी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। हालांकि तुम मुझे थोड़ा सा एरोगेंट बोलोगे या फिर रूड बोलोगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझ पर इतने एहसान मत करना कि मैं उन एहसानों को चुका ना सकूँ। और जहाँ तक बात रही इस घर में रहने की, जब तक मैं अपने लिए कोई जॉब नहीं ढूंढ लेता या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करके मैं रेंट पे नहीं कर देता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, और उसके बाद मैं किसी और घर को ढूंढ लूँगा। विंग ने जैसे ही सुना कि लालवांग जी किसी पार्ट टाइम जॉब के बारे में सोच रहा है, तो उसने लालवांग जी को मतलब एक थोड़ा बहुत ही सही लेकिन गुस्से वाली लुक के साथ देखते हुए बोला एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे तो तुम अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कैसे करोगे? मानता हूँ तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है तुम कर सकते हो तुम्हें जो करना है, लेकिन जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं होती तब तक मैं तुम्हें कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देता। और रही बात तुम मेरा रेंट पे करने की, तो मैंने तुम्हें किसी किराएदार के तौर पे नहीं रखा है। तुमने मेरी हेल्प की थी, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, और मैंने तब भी बोला था कि तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, और अगर इन फ्यूचर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि तुम अपना पार्ट टाइम जॉब करके अपने रेंट को पे करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिर अपने काम में ही ध्यान दे पाओगे, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर तुम्हें एक अच्छा कैरियर चूज़ करना है तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स भी लाने होंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म भी करना होगा। इसलिए अच्छा है कि पूरा का पूरा ध्यान अपने कैरियर पे दो, अपने पढ़ाई पे दो। और रही बात मेरे रेंट की, तो तुम जब इन फ्यूचर एक सक्सेसफुल मैन बन जाओगे तो तब तुम मेरा रेंट पे कर सकते हो, मेरा उधार तुम वापस कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी भी तरीके से
कोई भी पार्ट टाइम जॉब करो या फिर कुछ भी ऐसा करो जो कि तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दे। इस बात पे विंग की बातें सुनते सुनते कहीं ना कहीं लान वांग जी को विंग और अपने बीच का जो ये रिश्ता था ना वो कुछ अलग सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक ऐसा इंसान उसे डांट रहा हो जो कि उसे बहुत पहले से जानता था, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में फ़िक्र करता है और उसकी फ्यूचर में कैसे क्या चीज़ें होनी हैं इस बारे में भी उसने पूरी की पूरी चीज़ें सोच रखी हैं। खैर लान वांग जी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री तो था कि वो अगर कोई पार्ट टाइम जॉब करेगा तो कौन सी बात है, वो डिस्ट्रैक्ट तो होगा, लेकिन वो हमेशा से ही ऐसे ही नहीं रह सकता। विंग पे बर्डन बनना उसने बिल्कुल भी नहीं चाहा है, इसलिए उसने अपने मन में ही सोच दिया था कि ठीक है मैं पार्ट टाइम जॉब तो करूँगा, लेकिन हाँ तुम्हें बताए भी ना करूँगा। दोनों ने ही अपनी बातें भी यहाँ पे कंप्लीट कर ली थी और साथ ही साथ उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ अब विंग ने लानवांग जी को ऑर्डर भी दे दिया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी ले आओ, हमें आज ही कॉलेज के लिए चले जाना चाहिए और तब तक मैं बात कर लेता हूँ क्या तुम्हें वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, नहीं कोई सीट है नहीं। इसी के साथ लान वांग जी अपने कमरे में जा चुका था अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और विंग ने फ़ोन उठाया और घुमा दिया ऑफिस में, कॉलेज के ऑफिस में। यहाँ पे सीट है या नहीं है ये किसी को कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर कॉल विंग ने किया है तो ऑफ कोर्स सी बात है 10 सीट तो ऐसे ही अवेलेबल थी। यहाँ पे विंग ने बात कर ली थी और विंग की हैप्पीनेस का कहीं ठिकाना ही नहीं रह चुका था जब उसे पता चलता है कि ठीक है लान वांग जी का एडमिशन वहाँ पे हो सकता है। और उसने इस बात को नीचे से ही चिल्लाते हुए लान वांग जी को बताया कि जल्दी से जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए वहाँ पे सीट अवेलेबल है। इसी के साथ वो दोनों ही कॉलेज जा चुके थे और कॉलेज में विंग की एंट्री होते ही वहाँ पर तो बिल्कुल लड़के लड़कियाँ एकदम लट्टू हो चुकी थी। लेकिन शायद आज विंग के साथ आए हुए क्यूट से बंदे को देख के भी लोग वहाँ पे फ्लर्ट होते जा रहे थे। खैर इस बात को तो बाद में देखा जाएगा, अभी जो काम करने आए हैं वो तो कर ले पहले। इसी के साथ लान वांगी और विंग कॉलेज के ऑफिस में जा चुके थे और साथ ही साथ उसके एडमिशन की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट कर दी थी। लान वांग जी के अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो फिलहाल इतने तो इनफ थे कि वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उठा सकता था, या फिर ये कहो कि कुछ टाइम के लिए वो आराम से जी सकता था। लेकिन फिर भी उसे कोशिश करनी होगी कि वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए एटलीस्ट विंग पे डिपेंडेंट ना रहे। यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम्स के ही लान वांग जी का एडमिशन हो चुका था और साथ ही साथ उनका एडमिशन होने के बाद वो अपने क्लास में भी जा चुका था। यहाँ पे दूसरी तरफ विंग था जो कि अपने काम के लिए जा चुका था, यानी कि अपने पेंटिंग्स के सफ़र का एक और नया दिन शुरू करने के लिए। वो जा तो रहा था लेकिन आज उसे कुछ अलग फील हो रहा था, एक ऐसी खुशी जो कि आज तक उसे कभी महसूस नहीं हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे घर आने की ना बहुत ज़्यादा जल्दी है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उस घर में वो ज़रूर जाना चाहेगा जिस घर में वो हफ्तों तक नहीं जाता था। अपना खुद का घर होने के बावजूद भी वो महीने के 4 दिन तो एटलीस्ट जैन जेंग और मैडम यू के साथ बिता ही लेता था। उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आज उसे इस घर में जाना है। इवन उसको तो लग रहा था कि अपने ऑफिस को अब वो अपने घर में ही शिफ्ट कर दे और वहीं पे ही अपने पेंटिंग्स का काम करे। खैर ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो पॉसिबल है वो ये कि हमारे इस पार्ट को मुझे यहीं पे ख़त्म करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था और स्टोरी की नीड थी। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।